हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के आईआईटी जेईई और नीट चैनल पे। जी आज हम बात करेंगे हमारी डीपीपी नंबर 2 की, जो कि बेस्ड है अपेरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट और न्यूटन लॉ के एप्लीकेशन, जिस पे हम बात करेंगे। तो मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टैक्ट एंड मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज पे बेस्ड, ठीक है। हाँ, तो देख सकते हो बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए, बट ऑनेस्टली बताऊं, फ्री बॉडी डायग्राम हर केस में तुम्हारे लगता है तो वो हर जगह फ्री बॉडी डायग्राम आएगा। एपरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट, इसके कुछ एक सवाल है गिनती के, वो देखेंगे। इसके अलावा मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टैक्ट एंड मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखे होंगे, ठीक है। और आपने सॉल्व भी किए होंगे, ऐसा मैं सोचता हूं। अब नहीं किए तो गलती है बेटा। जैसे मैं हमेशा से आपसे कहता हूं कि यार चीजों को सॉल्व करो, साथ साथ में शिद्दत मेंटेन करके रखो अपनी पढ़ाई को लेके, है ना। तो ये सारी चीजें करोगे तो ही सिलेक्शन मिलेगा, ऐसे फिर नहीं हो पाएगा चीजें, है ना। तो बस अभी टाइम है, अभी से चीजों को मेंटेन करके चलोगे तो ही चीजें इजीली चलेगी आगे फिर। एनीवेज, मेरा नाम आशीष कपिलेश, पिछले 6 सालों से जेईई एक्सपीरियंस को पढ़ा रहा हूँ। मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ, और ये जो मेरा एक्सपीरियंस है आपके लिए फायदेमंद होगा अगर आप मेरी कही हुई बातों को फॉलो करते हुए चले। तो जैसा कि मैं हमेशा अपने हर लेक्चर में आपको रोज ये चीज बोलता हूं, और क्यों बोलता हूं, क्योंकि रोज अगर ये बातें सुनोगे तो कहीं ना कहीं तो दिमाग में बैठेगी बात कि भाई आपको खुद से नोट्स बनाने हैं, डीपीपी सॉल्व करनी है, जरूरी है। कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो वीडियो सॉल्यूशन दूंगा मैं, हेल्प लो वीडियो सॉल्यूशन की। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हो, हम लोग करा रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं कराता हूं, लेकिन इसके अलावा और क्वेश्चंस है जो आपको खुद से भी सॉल्व करने हैं। पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, लेकिन इसके अलावा और भी क्वेश्चंस है जो आपको सॉल्व करने हैं। बेटा ये सारी चीजें आप शिद्दत से फॉलो करो, प्रॉपर पैटर्न से फॉलो करोगे तो ही सिलेक्शन होगा आपका, और सिलेक्शन होगा ही होगा अगर इसको फॉलो कर रहे हो तो, ठीक है। तो उसमें रोकने वाली बात नहीं कि कोई आपको रोक ले सिलेक्शन से। भाई अगर आपने मेहनत करी है और प्रॉपर तरीके से पैटर्न फॉलो करके मेहनत करी है तो फिर सिलेक्शन 100% है आपका। तो इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दे लो। इसके अलावा आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस चल रहे हैं, टेस्ट पेपर्स वाला पार्ट हम बहुत जल्द लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आपके ये सारी चीजें भी समस्याएं दूर हो जाएगी कि टेस्ट पेपर वगैरह जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही है ना, ये सारी भी दुख खत्म हो जाएगी बहुत जल्दी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराते जा रहे हैं, बस आप इनको टाइम टू टाइम यूटिलाइज जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए भाई, तो शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल बोला गया है, 3 डब्बे यहां पे आपको दिख रहे हैं, तीनों के तीनों डब्बों को खींचा जा रहा है विथ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। m1 का मास 10 kg, m2 6 kg, m3 4 kg है। तो t2 की वैल्यू क्या होगी ये बताना है बेटा हम लोगों को। t2 का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। अच्छा, मुझे पता है कि तुम लोगों ने स्मार्ट वर्क जरूर किया होगा। यहाँ पे लेक्चर के दौरान मैंने आपको निंजा टेक्निक बताई थी, तो वही निंजा टेक्निक से अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो आपको पता चलेगा कि एक्सेलरेशन जो होता है वो तो ड्राइविंग फोर्स, एक ऐसा फोर्स जो कि बॉडी को, पूरे सिस्टम को मूव करवा रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल मास। ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास इज द एक्सेलरेशन। अच्छा एक बात बताओ, क्या यहां पे जो फोर्स है इसको मैं F मान लूं? मान लीजिए F इज द ड्राइविंग फोर्स, तो बेटा क्या वो F T3 के बराबर हो जाएगा? तो बिल्कुल सर, यहां पे ड्राइविंग फोर्स F है जो कि T3 के बराबर होगा, विच इज योर 40 न्यूटन। कितना हो जाएगा वो? 40 न्यूटन हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास में? 40 डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना हो जाएगा बेटा? 10 kg, 6 kg, 4 kg। सो 10 kg प्लस 6 kg प्लस का 4 kg, so it comes out to be 40 divided by 20 will be equals to 2 meter per second square. 2 meter per second square is the value of acceleration. पर मुझे ये थोड़ी बताना था, मुझे तो सर T2 का वैल्यू चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, सोचो जरा, खुद ही दिमाग लगाना, जो T2 वाला जो फोर्स है वो कौन कौन से बॉक्सेस को पुल कर रहा है? सोचो यार, अगर मैं ये रस्सी को पकड़ लूं और इस रस्सी को पकड़ के इधर की तरफ खींचूं तो एक तो M2 आगे आएगा और एक M1 आगे आएगा, है ना। अगर ये T2 वाली रस्सी को पकड़ के ऐसे खींचूं मैं, तो T2 वाली रस्सी को पकड़ के खींचने से M2 और M1 साथ में आते हैं। अगर T1 वाली रस्सी को पकड़ के खींचूंगा तो M1 आएगा। अगर ये T3 वाली रस्सी को पकड़ के खींचूंगा तो M1, M2, M3 तीनों के तीनों आएंगे। आएंगे ना भाई, सही बात है ना? हाँ सर। सो जब T2 की बात करें तो T2 को जब पकड़ के हमने खींचा तो इससे M1 और M2 दोनों आगे आने लगे विद द एक्सेलरेशन ऑफ A। ये बात हम बहुत अच्छे जानते हैं कि तीनों के तीनों जो बॉक्सेस हैं वो एक कॉमन एक्सेलरेशन से चलेंगे, क्योंकि रस्सी जो है वो इनएक्सटेंसिबल है। जो रस्सी होती है वो क्या होती है? इनएक्सटेंसिबल होती है। सो T2 इज इक्वल टू
m1 प्लस m2, बेटा यहाँ पे m1 10 kg का है, m2 6 kg का है, तो 10 प्लस का 6 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू हो जाएगा बेटा 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। सो T2 कैन बी रिटन एज 16 इंटू 2 यानी कि 32 न्यूटन। सो T2 हो जाएगा हमारे पास 32 न्यूटन। T2 कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 32 न्यूटन। कहीं है ऑप्शन में 32 न्यूटन, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये बातें सभी को? तो दिस इज द फाइनल आंसर वी हैव। जल्दी से इसको नोट कीजिए, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। किया नोट सभी ने? बढ़े आगे। अगला सवाल, द सरफेस आर फ्रिक्शनलेस, द रेशियो ऑफ T1 एंड T2। बेटा यहाँ पे T1 T2 का रेशियो बताना है हम लोगों को, है ना। यहां पे T1 और T2 का रेशियो बताना है। मान लो यहां पे कोई ड्राइविंग फोर्स F है, हमें क्वेश्चन में ड्राइविंग फोर्स नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, हमें उससे क्या। मान लो ये ड्राइविंग फोर्स F है बेटा, तो मुझे T1 और T2 का रेशियो बताना है। ठीक है सर, बता देंगे। कैसे बताओगे T1 T2 का रेशियो? सबसे पहला काम, मैं एक्सेलरेशन तो निकाल लूं। तो यहां पे सबसे पहले मुझे बताओ ड्राइविंग फोर्स कितना होगा। वो वाला फोर्स बताइए जो पूरे सिस्टम को मूव करवाए, वो वाला फोर्स जो पूरे सिस्टम को मोशन कराए। क्या वो F है? पूरे सिस्टम को मोशन कराने के लिए कौन जिम्मेदार? F या फिर F cos 30? पूरे सिस्टम को मूव कराने के लिए कौन जिम्मेदार है? F या फिर F cos 30 या फिर F sin 30? बोलो तो। सॉरी, पूरे सिस्टम को मूव कराने के लिए कौन जिम्मेदार? F cos 30 या फिर F sin 30? तो ये तीनों डब्बों को आगे की तरफ कौन ले जाएगा? F cos 30। F sin 30 ये काम नहीं कर सकता है सर। सो ड्राइविंग फोर्स यहां पे बेटा होगा F cos 30 अंडर रूट ऑफ 3 F डिवाइड बाय 2। चलिए बेटा, तो एक्सेलरेशन की बात करें तो इट इज द ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। एक्सेलरेशन की बात की जाए तो इट इज द ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो एक्सेलरेशन की बात करें तो ड्राइविंग फोर्स कितना है बेटा? √3F/2 अंडर रूट ऑफ 3F/2। टोटल मास की बात कर ली जाए तो टोटल मास 3 + 12 + 15 कितना होगा? 30। इट विल बी 3 + 12 + 15 जो कि 30 होता है। सो इट विल बी अंडर रूट ऑफ 3F डिवाइड बाय 2 × 30 will be under root of 3F डिवाइड बाय 60। तो अभी मेरे पास सिर्फ एक्सेलरेशन आया है यहां पे, ठीक है। अभी मेरे पास सिर्फ एक्सेलरेशन आया है, इट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ 3F डिवाइडेड बाय 60। डब्बे में बंद करो। चलो बहुत ही बढ़िया। अब हम T1 और T2 निकालते हैं। बेटा T2 वाला डब्बा किसको खींचेगा? T2 वाला जो टेंशन है वो कौन से बॉक्स को खींचेगा? 3 kg वाले को। सो मैं लिखता हूं T2 = 3A। बहुत ही बेहतरीन। T1 वाला किसको खींचेगा? सर 12 और 3 दोनों को। सो T1 को लिखेंगे 12 प्लस का 3 × A। A निकालने की जरूरत नहीं थी वैसे तो, बट चलो हमने निकाल दिया फिर भी। अब T1/T2 का रेशियो, सो T1/T2 कैन बी रिटन है सीधा 15A डिवाइडेड बाय 3A। सो रेशियो विल बी 5:1। रेशियो विल बी 5:1। एक्सेलरेशन निकालने की जरूरत थी ही नहीं हम लोगों को ऐसे तो, है ना। एक्सेलरेशन निकालने की जरूरत थी ही नहीं, बट चलो ठीक है, पता तो चला कि यहां पे ड्राइविंग फोर्स क्या है। ठीक है, F cos 30 वाला पार्ट क्यों बता रहे हैं आप लोगों को? ताकि ये पता हो, है ना। दिमाग में ये सारी चीजें मत चलाना कि F लिखोगे वहां पे तुम लोग इसकी जगह। F is not the driving force, F cos 30 is the driving force। इसलिए सारी बातें जानना भी जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। वो कहते हैं ना, क्वेश्चन हमेशा आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, तो ये सारी बातें जानना जरूरी भी है हम लोगों के लिए। ऑल्दो एक्सेलरेशन का कोई यूज नहीं था यहाँ पे। एक्सेलरेशन का आप देख सकते हो कोई यूज नहीं है, ए से ए कट जाएगा, बट फिर भी हमने इसको फाइंड किया इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट की वो F नहीं F cos 30 होगा ये चीज में, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा आप लोग हमेशा से। चलिए भाई नोट करो जल्दी से। किया नोट? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते बेटा। अगला सवाल मोशन ऑफ बॉडीज इन कांटेक्ट का है
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्लॉक शोन इन द डायग्राम दैट आर बीइंग पुश्ड बाय अ कांस्टेंट फोर्स F ऑन द फ्रिक्शन स्टेबल। ऑल द ब्लॉक मूव विद द सेम एक्सेलरेशन। सहमत हो इस बात से तुम लोग? द नेट फोर्स ऑन ईच ब्लॉक इज द सेम। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज आर करेक्ट बेटा? इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट बोलता है कि सारे के सारे डब्बे सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि हर डब्बे पे जो नेट फोर्स होगा वो सेम होगा। सो पहला स्टेटमेंट अच्छा है, सही बोलता है। हाँ, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि तीनों बॉडीज कांटेक्ट में है, तो जितने एक्सेलरेशन से ये 3 kg का बॉक्स चलेगा, उतने ही एक्सेलरेशन से 2 kg का बॉक्स चलेगा, उतने ही एक्सेलरेशन से ये 1 kg का बॉक्स भी चलेगा। ठीक है, तो भाई तीनों के तीनों बॉडीज कांटेक्ट में हैं, तो तीनों के बॉडीज सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे। ए वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बी वाला, द नेट फोर्स ऑन ईच ब्लॉक इज द सेम, बहुत गलत बात है बेटा। 1 kg वाले पे कोई और फोर्स लगेगा, 2 kg वाले पे कोई और फोर्स लगेगा, और 3 kg वाले पे कोई और फोर्स लगेगा। आप देखो ना, इन दोनों के बीच में मान लीजिए नॉर्मल है N1, यहां पे 3 kg की बात करता हूं तो ये 3 kg का है। इन दोनों के बीच में फोर्स लग गया मान लीजिए N2 और यहां से F। तो आप देख रहे हो ना कि हर बॉक्स पे अलग अलग फोर्स है, तो हर बॉक्स पे फोर्स सेम नहीं हो सकता। तो ये बी वाला स्टेटमेंट बहुत गलत है। तो आपका सिर्फ ए वाला स्टेटमेंट सही होगा, जो कि पहले ऑप्शन में हमें दे रखा है। ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, रिमेनिंग द स्टेटमेंट ए आर रॉन्ग, है ना। बी वाला ऑप्शन जो है वो स्टेटमेंट जो है गलत है, ए वाला स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, जो बोलेगा ए वाला स्टेटमेंट सही है। सिर्फ नोट कर लीजिए इसको। बढ़े आगे, अगला सवाल। A force of F Newton is applied as shown in the figure. Find the tension in the string between B and C if the friction force is negligible. बेटा B और C के बीच में टेंशन T2 लग रहा है, so I have to find the value of T2. बेटा T2 कितना होगा ये बताना है मुझे। कैसे बताओगे? कैसे बताएंगे सर T2 के लिए? अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या यहां पे एक्सेलरेशन निकालने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल सर पड़ेगी, क्योंकि जो T2 वाला फोर्स है वो एक ही बॉक्स है जिसको खींच रहा है। जो T2 वाला फोर्स है वो एक बॉक्स को खींच रहा है। सो हियर T2 वाला जो फोर्स है इट विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ द ब्लॉक C इनटू एक्सेलरेशन। C ब्लॉक का मास है 6 kg इनटू एक्सेलरेशन। सो T2 इज इक्वल्स टू 6a। चलो भाई, एक्सेलरेशन निकालने की तो जरूरत पड़ने वाली है हम लोगों को। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम बोलते हैं इट इज द ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। ड्राइविंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। सो कैन बी रिटन एज ड्राइविंग फोर्स F हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा 6 + 6 + 6, सो F डिवाइडेड बाय 18। सो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा इट विल बी F डिवाइडेड बाय 18। F डिवाइडेड बाय 18, तो ये F डिवाइड बाय 18 उधर पुट करेंगे। सो T2 कैन बी रिटन एज 6 मल्टीप्लाई बाय F डिवाइडेड बाय 18। सो T2 कैन बी रिटन एज F डिवाइडेड बाय 3। क्या आंसर मिला मुझे? T2 का F/3, यही तो है फाइनल आंसर, है ना। कितने हलवे सवाल। ऐसे क्वेश्चन तुम बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे बेटा। इस प्रकार के सवाल अगर आएंगे तो आप बहुत इजीली इनको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, हाँ, लेवल को थोड़ा बढ़ाएंगे, इसके आगे वाले केसेस जो आएंगे जिसके लिए अलग से डीपीपी होगी, अलग से एक लेक्चर होगा, उनमें इनको कवर किया जाएगा फिर, है ना। चलो भाई, ये सारी बातें लिख ली होगी तुम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल जो कि लिफ्ट का है बेटा। द एलिवेटर शोन इन द फिगर इज डिसेंडिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द मास ऑफ द ब्लॉक A is 0.5 kg. The force exerted by the block A on the block B is, बेटा A वाला ब्लॉक B वाले ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये लिफ्ट नीचे जा रही है ना, ये ब्लॉक A है, ये ब्लॉक B है। अब क्या होगा कि ब्लॉक A पे अर्थ ने ग्रेविटी वाला फोर्स लगाया, बिल्कुल लगाया सर, जिसको कि हमने mg का नाम दिया। इस mg की वजह से क्या ये ब्लॉक A B को पुश करेगा नीचे की तरफ? बिल्कुल करेगा सर। इस mg की वजह से ये ब्लॉक A B को पुश करेगा नीचे। अब B को गुस्सा आएगा तो क्या करेगा? B बोलेगा तुमने हमको धक्का मारा नीचे, हम तुम पे नॉर्मल फोर्स लगा देते हैं। तो यहां पे नॉर्मल फोर्स लग जाता है फिर बेटा। ये तो आप जानते हो ना,
क्या हो रहा है, ए को ग्रेविटी पुल करती है नीचे की तरफ, ए को ग्रेविटी नीचे की तरफ पुल करती है, तो ए क्या करेगा, बी वाले को धक्का मारेगा नीचे की तरफ, जैसा कि अभी इन वाले केसेस में किया था हमने, याद हो तो। ये तो दो ब्लॉक्स है, कनेक्टेड है, इधर से आपने अगर कोई फोर्स F लगाया तो क्या होगा, ये बड़ा वाला जो बॉक्स है वो छोटे वाले को धक्का मारेगा आगे। क्यों? क्योंकि बड़े वाले को आप क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो उस पर। बड़े वाले पे अगर आपने फोर्स लगाया तो वो इसको धक्का मारेगा, और छोटा वाला भी बदले में क्या करेगा, इस पे एक्शन रिएक्शन। तो सेम काम यहां हो रहा है, ए वाले को ग्रेविटी ने पुल किया, जिसकी वजह से ए वाले ने बी को धक्का मारा नीचे, अब बी को गुस्साया, बी ने बदला ले लिया। तो आपको बेसिकली ये n बताना है कितना होगा, आपको बेसिकली n बताना है, बिकॉज n इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक A ऑन द ब्लॉक B। n इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक A ऑन B, फोर्स एक्सर्टेड बाय A ऑन B, और मुझे यही फाइंड करना है। अच्छा एक बात बताइए, क्या ये लिफ्ट नीचे जा रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो मैं क्या सिर्फ ब्लॉक ए को कंसीडर करूं क्या, मैं सिर्फ ब्लॉक ए को कंसीडर करता हूं, ठीक है। तो मैं ब्लॉक ए के लिए ही कहानी लिखने जा रहा हूं पूरी, तो मैं बात करूंगा फॉर ब्लॉक ए ओनली। ए वाले ब्लॉक के लिए अगर हमने बात करी तो बेटा ए वाले ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, आओ जरा देखते हैं। सर एक तो बी वाले ने नॉर्मल लगाया था इसके ऊपर, एक mg अर्थ लगा रही है इसके ऊपर, और साथ ही साथ ये लिफ्ट में नीचे जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a। तो क्या मैं a वाले के लिए इक्वेशन लिखूं बेटा, mg माइनस का n इक्वल्स टू ma। तो n निकालना है मुझे, इट विल बी योर mg माइनस का ma। सो n विल बी मास ऑफ द ब्लॉक a 0.5 इंटू g का वैल्यू बेटा 10 ले लेते हैं, माइनस का 0.5, एक्सेलरेशन है 2। मास ऑफ द ब्लॉक A इज 0.5 kg, G का वैल्यू 10 ले लिया मैंने, मास 0.5, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो n का वैल्यू कैन बी रिटन एज 5 माइनस का 3, इट विल बी 2 न्यूटन। सो व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द ब्लॉक B ऑन द A, इट्स ऑफ 2 न्यूटन। सर A वाला ब्लॉक B वाले पे कितना फोर्स लगाता है, 2 न्यूटन का, B वाला ब्लॉक ए वाले पे कितना फोर्स लगाता है, 2 न्यूटन का, तो वो हमने निकाल लिया। बहुत टफ था ना ये क्वेश्चन, हलवा है भाई, बिल्कुल है ना। चलो नोट कर लो जल्दी से, किया क्या नोट सभी ने, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ओके, 2 forces of 6 Newton and 3 Newton are acting on the 2 blocks of 2 kg and 1 kg kept on the frictionless floor। बेटा 2 ब्लॉक्स है हमारे पास, एक ब्लॉक हो जाएगा 2 kg का, क्या इनको हमने रस्सी से जोड़ा, नहीं, कांटेक्ट में है, और एक ब्लॉक हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1 kg का, एक ब्लॉक हो जाएगा 2 kg का, एक ब्लॉक हो जाएगा 1 kg का। 2 kg वाले पे मान लीजिए 6 न्यूटन का फोर्स इधर लगा दिया गया, 1 kg वाले पे 3 न्यूटन का फोर्स इधर लगा दिया गया, ठीक है। अब वो आपसे क्या मांग रहा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय 2 kg ऑन 1 kg। 2 kg और 1 kg में कितना फोर्स लग रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स पूछ रहा है वो आपसे। 2 kg और 1 kg वाले में कितना फोर्स लगता है ये बताइए। तो मैंने क्या बोला कि भाई सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकालें इसका, सबसे पहले इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं बेटा। इट विल बी योर नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास करने से हमें आंसर मिल जाएगा। तो नेट ड्राइविंग फोर्स इज गिवन बाय 6 न्यूटन माइनस का 3 न्यूटन, तो 6 माइनस का 3 अपॉन टोटल मास 2 + 1। सोचो जरा, यहां पे साइन कन्वेंशन, यहां पे इधर का साइड पॉजिटिव होता है, इधर का साइड नेगेटिव होता है। 6 न्यूटन पॉजिटिव की तरफ, 3 न्यूटन नेगेटिव की तरफ, तो 6 - 3 अपॉन टोटल मास 2 + 1। 6 - 3 3 होता है, और यहां पे 2 + 1 भी 3 होता है, एक्सेलरेशन आएगा 1। तो एक्सेलरेशन जो सिस्टम का हो रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, और हर एक बॉक्स सेम एक्सेलरेशन से जाता है। चलिए भाई, अब इनके एक एफबीडी बना के देख लेते हैं। तो यहां पे ये रहा हमारे पास 2 kg का बॉक्स, जिसपे यहां से 6 न्यूटन का फोर्स लगाया गया था, जिसकी वजह से ये आगे जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसने क्या किया, 3 kg वाले को धक्का मार दिया, और सॉरी 1 kg वाले को,
इसने क्या किया, 1 kg वाले को धक्का मारा n, तो 1 kg को गुस्सा आया, बोलता तुम हमको धक्का कैसे मारते हो, लो भाई हमने भी तुम्हें धक्का मार दिया। ऑल्सो 1 kg वाले पे 3 न्यूटन का फोर्स तो पहले से लग रहा था, इसको n डैश बोल लेना ताकि कंफ्यूजन हो। ऑल्सो 1 kg पे 3 न्यूटन का फोर्स तो पहले से लग रहा था, और ये भी आगे जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। बेटा n डैश आपको निकालना है, आपकी मर्जी, आप किसी भी एक फोर्स को बॉक्स को कंसीडर कर लीजिए एंड सॉल्व कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे 6 माइनस का n डैश इक्वल्स टू 2 इंटू 1, तो 6 माइनस का n डैश इक्वल्स टू 2, तो n डैश इक्वल्स टू 6 माइनस का 2 4 न्यूटन। तो यहां पे बेटा 2 kg वाला बॉक्स 1 kg वाले बॉक्स को कितना फोर्स लगाएगा, 4 न्यूटन का। 2 kg वाला बॉक्स 1 kg वाले बॉक्स पे कितना फोर्स लगाएगा, 4 न्यूटन का। 2 kg वाला 1 kg वाले पे कितना फोर्स लगाएगा, 4 न्यूटन का। ठीक है, तो ये है कहानी क्वेश्चन नंबर 6 की, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, बस कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। किया नोट सभी ने, बहुत ही बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। अ मैन ऑफ मास m stand on the frame of mass capital M. He pulls a light rope which passes over a pulley. The other end of the rope is attached to the frame. For the system to be in equilibrium, what force must the man exert on the rope? बेटा वैसे तो पुली आ गई, पुली आने से आप परेशान मत होना, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको अगले लेक्चर में पक्का कराऊंगा, लेकिन अभी बस इतना सा समझ लीजिए कि अभी इस रस्सी में टेंशन अगर ऐसे है बेटा, तो पुली क्या करती है, इसी टेंशन को इस डायरेक्शन में लगा देती है। देखा, पुली ने क्या किया, टेंशन को इस डायरेक्शन में लगा दी, बस और कुछ नहीं। तो यहां पे इधर से टेंशन टी ये वाला था, ये टेंशन को इधर लगा दिया। ये आदमी रस्सी इधर खींचता है, जिसकी वजह से ये ऊपर चल जाता है। पुली का बस इतना सा काम है, पुली का काम बस इतना सा है कि वो जो अप्लाइड फोर्स है उसकी डायरेक्शन को चेंज करता है। यहां पे ये आदमी नीचे खींचेगा तो ये पूरा बॉक्स ऊपर उठेगा, पुली का बस इतना सा काम है। आदमी रस्सी नीचे खींचेगा तो बॉक्स ऊपर जाएगा, पुली का बस इतना सा काम है, फोर्स की डायरेक्शन को अपोजिट कर देता है ये। ठीक है, और परेशान मत होना पुली की वजह से। चलिए बे, तो अभी यहां पे ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में। बेटा अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो क्या उस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा? अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो क्या मेरे बच्चे उस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा? सोचो जरा, क्या उस पर नेट फोर्स 0 होगा? बिल्कुल होगा सर। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है जिसके कारण सिस्टम इक्विलिब्रियम में है जिसके कारण सिस्टम पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा। तो क्यों ना मैं इस बॉक्स का, ये जो केज है इसकी, है ना, क्या है ये, इसका केज है ना, फ्रेम जो है इसका एफबीडी बनाता हूं। तो मैं सॉल्व कर रहा हूं यहां पे फ्रेम के लिए, तो फ्रेम का एफबीडी बनाया। तो यहां पे मान लीजिए ये कोई फ्रेम है बेटा, इसका खुद का मास कैपिटल M है, लेकिन इस फ्रेम के अंदर आदमी भी बैठा है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा? फ्रेम का खुद का मास है कैपिटल M, बट फ्रेम में आदमी भी बैठा है इसलिए उसका मास भी कंसीडर करेंगे स्मॉल m। फ्रेम के ऊपर जो ग्रेविटी फोर्स लगाएगी इट इज गिवन बाय कैपिटल M प्लस का स्मॉल m इंटू जी। बेटा फ्रेम के ऊपर टेंशन फोर्स एक तो डायरेक्टली यहां से लग रहा है, बहुत बढ़िया। एक टेंशन फोर्स आदमी का भी तो लग रहा है, आदमी पे भी तो टेंशन लग रहा है ऊपर की तरफ। तो एक टेंशन फोर्स वो जो कि फ्रेम पे लग रहा है, और एक टेंशन फोर्स वो जो आदमी पे लग रहा है। आदमी पे भी तो टेंशन लग रहा है ऊपर की तरफ, वो टेंशन ऊपर। फ्रेम पे भी टेंशन लग रहा है ऊपर की तरफ, वो टेंशन ऊपर की तरफ। कैपिटल M G स्मॉल m G नीचे की तरफ। लो भाई, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो मैं बोलता हूं T प्लस का T विल बी इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस का स्मॉल m इंटू जी। सो 2T इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस का स्मॉल m इंटू जी। तो मेरे बच्चे यहां से T का वैल्यू हो जाएगा कैपिटल M प्लस का स्मॉल m इंटू जी डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन। इतना टेंशन इस रस्सी के अंदर आएगा सो दैट ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। सो इट विल बी गिवन बाय कैपिटल M प्लस का स्मॉल m जी डिवाइडेड बाय 2। समझ गए बात को? समझ गए बात को? फ्रेम के लिए मैंने एफबीडी बना दिया तो मेरा काम आसान हो गया इसके लिए। ठीक है, छाप लीजिए इसको जल्दी से। किया नोट सभी ने? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे बोलता है इन द फिगर द ब्लॉक ABC ऑफ मास M ईच हैव द एक्सेलरेशन A1, A2, A3 रेस्पेक्टिवली। F1 एंड F2 आर द एक्सटर्नल फोर्सेस। F1 और F2 एक्सटर्नल फोर्स है।
नाउ F1 जो है 2mg का है, F2 जो है वो mg का है। तो बेटा यहां पे एक्सेलरेशन बताना है कि किसमें कितना होगा। मैंने क्या बोला, पुली का काम सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन को रिवर्स करना है। यहां पे 2mg का फोर्स लगाओगे तो ये बॉक्स ऊपर उठेगा, यहां पे 2mg का फोर्स नीचे लगेगा तो ये बॉक्स ऊपर उठेगा, है ना। तो कहानी सिंपल है बहुत ज्यादा, पुली से लेके परेशान मत होना। तो पुली आएगा तो ऐसा परेशान नहीं होना। अब देखो यहां पे 2mg का फोर्स नीचे लगा है तो ये बॉक्स ऊपर उठ जाएगा। तो पुली क्या करती है, बेसिकली जो फोर्स आप लगा रहे हो उसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर देती है। आपने नीचे की तरफ फोर्स लगाया तो डब्बे पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा, आपने नीचे की तरफ फोर्स लगाया डब्बे पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा, आपने नीचे की तरफ फोर्स लगाया तो डब्बे पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा। तो पुली का बस इतना सा काम है, ठीक है। चलो भाई, तो मैं पहला केस सॉल्व करने जा रहा हूं यहां पे। पहले वाले केस को सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसमें कितना एक्सेलरेशन आता है। मेरे बच्चे यहां पे ये बॉक्स m मास का, mg लगेगा नीचे की तरफ, टेंशन T लगेगा ऊपर की तरफ, और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आएगा विच इज गिवन बाय a1। अच्छा एक और चीज मुझे बताओ, अगर रस्सी पे डायरेक्टली आप फोर्स लगा दो, क्योंकि रस्सी अगर सेम है तो टेंशन तो सेम होगा बेटा, रस्सी सेम है, पूरी सेम रस्सी जा रही है, सेम रस्सी है तो टेंशन सेम रहेगा। बेटा रस्सी पे अगर आपने डायरेक्टली फोर्स लगाया तो जो टेंशन होता है वो क्या अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, ये बात बता चुका था ना। अगर रस्सी पे डायरेक्ट फोर्स लगाया जाएगा सो जो टेंशन होता है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो ये F के बराबर है, हो जाएगा F1 के बराबर। बेटा इसकी इक्वेशन लिखी जाए, सो T माइनस का mg इज इक्वल्स टू ma। T की जगह F1 पुट करता हूं तो F1 माइनस का mg इज इक्वल्स टू ma। F1 कितना है बेटा, 2mg है, सो 2mg माइनस का mg इक्वल्स टू ma। तो यहां से जब हमने इसको सॉल्व किया 2mg माइनस mg mg होता है, सो mg इज इक्वल्स टू ma। ठीक है, ये पहले वाले केस में जो एक्सेलरेशन था a1 नाम था उसका, तो यहां से a1 का जो वैल्यू आ रहा है वो g आ रहा है बेटा। a1 कितना आ रहा है, g के बराबर आ रहा है। a1 कितना आ रहा है, g के बराबर आ रहा है। सिमिलरली आपको सेकंड केस को सॉल्व करना है, सिमिलरली आपको थर्ड केस को भी सॉल्व करना है, और फिर देखना है क्या आंसर आता है। करोगे एक बार ट्राई, पहला मैंने तरीका बता दिया, एक बार देखो क्या आंसर बनता है इसका, फिर मैं बताता हूं इनमें क्या रिलेशन आएगा। अच्छा सेकंड केस किया ट्राई, देखो भाई एफबीडी बनाए सेकंड वाले केस के लिए। चलो भाई केस नंबर 2 सॉल्व किया हम लोगों ने। यहां पे एक ब्लॉक मुझे दिख रहा है जिसका मास है m, इस पे फोर्स लगेगा mg और एक टेंशन T लगेगा ऊपर की तरफ। बहुत बढ़िया। एक और ब्लॉक है 2m मास का, तो उसको भी बना लो। दूसरी तरफ एक ब्लॉक है 2m मास का जो मुझे दिख रहा है, इस पे फोर्स लगेगा 2mg और इस पे टेंशन लगेगा T ऊपर की तरफ। हाँ वो अलग बात है कि ऊपर से पुली से जाके ये सारे कनेक्टेड है आपस में, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन, ये टेंशन T लगा दिया, ये टेंशन T लगा दिया, mg नीचे 2mg नीचे। बेटा ये भारी वाला बॉक्स है तो ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा, है ना, ऐसे ही होता है ना। अरे तुमने सब्जी वाले के पास देखा है ना, तो एक तरफ जैसे भारी हो जाता है तो नीचे जाता है तो दूसरा वाला ऊपर उठता है। तो यह मास ज्यादा है तो ये नीचे जाएगा, तो ये हल्का वाला मास ऊपर जाएगा। तो 2m वाले का एक्सेलरेशन हो जाएगा नीचे की तरफ और m वाले का एक्सेलरेशन हो जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। इक्वेशन बनेगी T माइनस का mg इज इक्वल्स टू ma। इक्वेशन बनेगी बेटा 2mg माइनस का T इक्वल्स टू ma। अब एक काम करो, T का वैल्यू निकाल लो यहां से, mg प्लस ma उठा के वहां पुट कर दो। सो 2mg माइनस का mg प्लस ma, mg प्लस ma इक्वल्स टू 2ma। सो 2mg माइनस का mg माइनस का ma इक्वल्स टू 2ma। सो mg इज इक्वल्स टू ma उधर चल जाएगा 3ma। तो मेरे बच्चे यहां से a का वैल्यू कितना बनता है, m से तो m मर जाएगा, a का वैल्यू g/3 मिल रहा है। और ये कौन सा केस था, सेकंड वाला, तो a2 का वैल्यू g/3, a2 का वैल्यू g/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इट विल बी द केस फॉर a2। ठीक है, तो ये केस आया वो A2 का है। अच्छा ऐसे हम केस नंबर 3 को भी सॉल्व करें, केस नंबर 3 को भी सॉल्व करते हैं।
यहां पे एक बॉक्स जिसका मास है m, उस पे टेंशन T लग रहा है, नीचे mg लग रहा है। यहां पे एक और बॉक्स था जिसका मास था m, यहां पे mg लग रहा है और साथ ही साथ इस पे एक फोर्स F2 भी लगाया गया है और यहां पे टेंशन T है। ऐसा ही था थर्ड केस, देखो तो थर्ड केस क्या ऐसा ही है? ये m मास का बॉक्स, इस पे F2 वाला फोर्स लगा है, m मास का बॉक्स, इस पे F2 वाला फोर्स और लगाया गया, तो ये m, ये m। बेटा इस पे टेंशन T इधर आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा सर टेंशन T। इस पे टेंशन T इधर आएगा, बिल्कुल आएगा टेंशन T। इसका mg, बिल्कुल mg सर। सॉरी, इसका खुद का वेट, हाँ सर, और साथ में F2 वाला फोर्स। तो बॉक्स का खुद का वेट, F2 वाला फोर्स, बॉक्स का खुद का वेट, टेंशन T, टेंशन T। समझते हो बात को? जब तक रस्सी चेंज ना हो जाए टेंशन चेंज मत करना बेटा। ये ऊपर की तरफ जाएगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a3, ये पूरा सिस्टम नीचे आएगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a3। तो यहां से t माइनस का mg इज इक्वल टू ma3। सो t का वैल्यू हो जाएगा बेटा mg प्लस ma3। अपार्ट फ्रॉम दिस यहां पे देखेंगे बेटा, तो mg प्लस का F2 माइनस का T इज इक्वल टू ma3। F2 कितना था बेटा? F2 भी mg के बराबर था, बोला गया क्वेश्चन में। तो mg प्लस mg माइनस का mg प्लस का ma3 इक्वल्स टू ma3। सो mg बेटा, ये mg से mg मर जाएगा, ये माइनस का ma3 इज इक्वल्स टू ma3। तो mg इक्वल्स टू 2ma3। तो m से m मर जाएगा, a3 का वैल्यू g/2 बन जाएगा, a3 का वैल्यू g/2। अच्छा चलिए भाई, सारी चीजें आ गई, कंपैरिजन करते हैं अब, चलो है ना। कंपैरिजन किया, a1 का वैल्यू g, a2 का वैल्यू g/3 और a3 का वैल्यू g/2। सबसे बड़ा कौन? a1 सबसे बड़ा, उससे छोटा कौन? उससे छोटा कौन? 1/3, 0.3 होता है। फिर a2 छोटा, और सबसे छोटा कौन? बोलो तो, उल्टा लिख दिया क्या? a1 सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, यहां पे ये 0.3 आएगा और ये आ जाएगा 0.5g, ये 1g। हाँ, तो सबसे बड़ा है 1, फिर a3, फिर a2। सबसे बड़ा है a1, उससे छोटा a3, उससे छोटा a2। सबसे बड़ा कौन? a1 1g, उससे छोटा कौन? a3 0.5g, उससे भी छोटा कौन? a2 0.3g। a1 सबसे बड़ा, फिर a3, फिर a2, a1 फिर a3 फिर a2। देखो क्या यही है आंसर? बहुत ही बेहतरीन। नोट कर लीजिए जल्दी से, इसको किया नोट? ये सारी बातें लिख लीजिए। हो गया? यहां पे आइए, कंप्लीटेड, वेरी गुड। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे बोला गया है, टू बॉडीज ए एंड बी हैविंग द मास ऑफ 10 kg एंड 15 kg respectively kept on a smooth horizontal surface are tied to the ends of a light string. If T represents the tension in the string when a horizontal force is of 500 Newton and it is applied to the A. बेटा A पे जब 500 न्यूटन का फोर्स लगाया तो यहाँ पे टेंशन जो था वो T हो जाएगा, यहाँ पे टेंशन T हो जाएगा, ठीक है। एंड T डैश विद द टेंशन व्हेन इट इज अप्लाइड टू द B। अब जब ये 500 न्यूटन का फोर्स B पे लगाया तो टेंशन T डैश हो जाएगा। अब तुम सोच रहे होंगे क्या फर्क पड़ता है सर, 500 न्यूटन का फोर्स A पे लगाया, 500 न्यूटन का फोर्स B पे लगाया तो टेंशन भी तो सेम होगा। यही तो गलत बात है सोचना भाई। T1 T डैश, T और T डैश बराबर नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। प्रमाण दो इसका। चलो, एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा? ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। दोनों केसेस में एक्सेलरेशन तो सेम ही आएगा, भले ऊपर वाला केस हो या नीचे वाला केस हो, एक्सेलरेशन तो सेम रहेगा। चलो भाई बहुत ही बेहतरीन। पिक्चर में बदलाव पता है कैसे आएंगे, मैं बताता हूं भाई। 500 डिवाइडेड बाय डेटा, टोटल मास कितना है यहाँ पे? 10 kg और 15 kg, तो 10 प्लस 15 25। सो 500 डिवाइडेड बाय 25, 25 टू 50 होता है। एक्सेलरेशन की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में जाएगी।
एक्सेलरेशन का जो वैल्यू बनेगा इट विल बी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 25 2 is 50 and it will be 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. डन. ओके. अच्छा एक बात बताओ, टी जो है वो किसको खींच रहा है, ए को या बी को? इसके पास एक्सेलरेशन इधर आएगा ए, इसके पास एक्सेलरेशन इधर आएगा ए. टी वाला जो टेंशन है वो किसको खींच रहा है, ए वाले को या बी वाले को? खींच तो वो दोनों कर रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन किसको दे पा रहा है, ए को. सो मैं टी को डायरेक्टली लिखता हूं, इट विल बी योर 15a. क्या ये लिख दूं, क्या चलेगा? बोलो हाँ कि ना. टी को अगर मैं डायरेक्टली 15a लिख लूं तो चलेगा क्या? सो टी की जगह लिख दिया 15 इंटू ए की जगह मैं लिखता हूं 20. सो 15 2 is 30. टी का वैल्यू 300 न्यूटन हो जाएगा. टी का वैल्यू जो हो जाएगा इट विल बी योर 300 न्यूटन. अच्छा टी डैश की बात की जाए तो टी डैश किसको खींच रहा है, ए को या बी को? सर खींच तो दोनों कर रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन किसको दे पा रहा है, ए को. तो इट विल बी योर 10a. टी डैश एक्सेलरेशन किसको दे पाएगा, ए वाले को या बी वाले को? सर देखो एक्सेलरेशन तो वो ए वाले को दे पा रहा है, बी वाले को तो वो नेट फोर्स के साथ एक्सेलरेट करेगा, है. सो टी डैश इज गिवन बाय 10a. सो 10 इंटू 20. सो इट विल बी योर 200 न्यूटन. देखा आप लोगों ने, टी और टी डैश दोनों अलग अलग है. तो ये सोच मत लेके बैठना कि सर जब सेम फोर्स लग रहा है तो फिर सारी चीजें सेम होगी, ये गलत हो जाती कहानी. सो टी हमारे पास 300 आएगा और टी डैश हमारे पास 200 आएगा. तो दीज आर द फाइनल आंसर्स वी हैव. अब चाहो तो इसको एफबीडी बना के वैसे सॉल्व करना है वो भी कर लो, तुम्हारी मर्जी है भाई, इस पे कोई रोक टोक नहीं है किसी की, ठीक है. ये सब आपकी मर्जी है, इस पे हमारा कोई अधिकार नहीं है, हम आपको नहीं रोकेंगे, आपकी मर्जी. आप एफबीडी बना के पूरा सॉल्व करो. स्कूल के एग्जाम्स में तो यही करना, स्कूल के एग्जाम्स में यही काम करोगे, बाकी तो आप देख लो अपने हिसाब से, ठीक है. कंप्लीट हो गया बेटा, चले भाई, बहुत ही बेहतरीन. तो यहां पे हमारी डीपीपी हो जाती है कंप्लीट. उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी रहे होंगे. कॉन्सेप्ट अगर आता है ना तो क्वेश्चन कोई भी हो इजी ही होता है हमारे लिए, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको अगर ये डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशन दोबारा देखना है या फिर अगर आपको कोई भी लेक्चर देखना है, किसी में डाउट है या फिर कोई डीपीपी डाउनलोड करनी है, तो उनके लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पे आ सकते हैं. जैसे आप ये सर्च करोगे एक पेज आपके सामने खुलेगा जिसमें आपको जाना है आईआईटी जेई में. बेटा आईआईटी जेई में जाओगे तो यहां पे आपको मेरा एक लेक्चर पूरा मेरा कोर्स मिल जाएगा. वॉच नाउ पे क्लिक करना तो आपको एक और पेज दिखेगा जहां पे इधर की तरफ आपको सारे लेक्चर्स, उनकी डीपीपीज एंड उनके डीपीपीज के सॉल्यूशन प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करके मिल जाएंगे. और ये सारी चीजें आपको मिलेगी बेटा फ्री ऑफ कोर्स. बिल्कुल हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप यार हमारी वेबसाइट पे आ रहे हो तो यहाँ पे आके कोई सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा क्या तो ही जाके हम वीडियो देख पाएंगे. नहीं, वेबसाइट पे आओ, फ्री है बेटा. एक जरिया है आपके लेक्चर्स तक पहुंचने का बस ये. तो यहां से आप आओगे तो आपका टाइम बहुत बचने वाला है, क्योंकि आपको कोई वीडियो ढूंढनी नहीं पड़ेगी, सारी चीजें ऑलरेडी अरेंज करके रखी हुई हम लोगों ने, ठीक है. तो वेबसाइट पे एक बार विजिट करके देख लीजिए, ये आपको इंपॉर्टेंट होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा. अपार्ट फ्रॉम दिस, चैनल पे अगर आप लोग नए हैं सो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा. वो जो लाल बटन वहां दिख रहा है उसको जरूर दबा देना. उसके अलावा वो जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसके बगल में वो भी प्रेस कर दो, सो दैट कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो. बाकी सेशन अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, उनको बोलिए कि भाई अगर जेई की प्रिपरेशन करनी है प्रॉपर एडवांस लेवल तक तो मैग्नेट ब्रेन्स आके ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहीं पे जेई की एडवांस लेवल तक प्रिपरेशन हो रही है, ठीक है. तो अपने दोस्तों तक ये सेशन जरूर पहुंचा देना. बाकी हाँ, अगर सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना. बस इतनी ही बातें आज के अमेजिंग सेशन के लिए. मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट.